आप सभी दर्शकों, विशेष शिक्षकों, प्रशिक्षणरत विशेष शिक्षकों, दिव्यांगजन, उनके अभिभावकों सभी को प्रणाम। और उन्हें भी चरण वंदना जिन्होंने मुझे इस कोर्स विशेष शिक्षा में आने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन गुरुजनों को चरण वंदना जिन्होंने मुझ65 अच्छी शिक्षा दी है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस जीवन संस्थान से 265 लोग MP, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में विशेष शिक्षा ग्रहण कर सभी विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। लगभग 60-65 दिव्यांगजन कुछ अपना रोजगार चला रहे हैं, कुछ प्राइवेट नौकरियों में, कुछ सरकारी नौकरियों में भी कार्यरत हैं। ये हमारे गुरुजन और जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, उनका आशीर्वाद से हम यहाँ तक सफल हुए हैं। अगले लॉकडाउन 2020 में जब हुआ था, उस वक्त मैंने एक वीडियो डाला था विशेष शिक्षा पे, बहुत लोग काफ़ी पसंद की। आज पुनः इस लॉकडाउन में मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इस पर उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने ज़िंदगी में कम से कम 1000 से ऊपर दौरे मिर्गी वाले लोगों को मैंने, बच्चे, व्यक्ति को मैंने देखा है और इस संबंध में कुछ अपनी राय विचार रखना चाहते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि दिव्यांगजन, उनके माता पिता और हमारे अध्ययनरत विशेष शिक्षक बहुत काफ़ी लाभान्वित इससे होंगे। तो आज का विषय मेरा है एपिलेप्सी, जिसे हम कहते हैं दौरा मिर्गी। इसे समझना है, ये है क्या। रियली एपिलेप्सी इज एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ब्रेन। यह एक असामान्य विद्युतीय तरंग है जो ब्रेन में उत्पत्ति होता है। व्हाई ऑफकोर्स, क्यों होता है? सो मेनी कॉजेस, बट मैं 3 कॉजेस में बता रहा हूं। पहला, जैविक, बायोलॉजिकल, बर्थ इंजुरी बच्चे को हुआ, लैक ऑफ कैल्शियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एबनॉर्मल ब्रेन, या फिर एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंजुरी, ट्रॉमा, अगर ये सब है तो हो सकता है बच्चे व्यक्ति एपिलेप्सी के शिकार हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज, फियर, अंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। आप देखते हैं कितने लोग अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हैं, समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फियर भावना से ग्रसित होता है, क्रोध से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको भी मिर्गी ग्रसित हो सकता है। थर्ड कॉजेज है सोशल एंड कल्चर, सामाजिक कॉजेज, जो समाज में समान व्यवहार नहीं कर पाते और एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो आगे बढ़ने के दौर में भी वो पीछे रह जाते हैं और वो समाज को दोष देते हैं। ऐसे लोग भी कभी कभी आप देखते हैं कि कोई बच्चा घर से जाता है पढ़ने के लिए, तो गया पढ़ने के लिए, बच्चों के साथ खेलने लगा, पढ़ाई नहीं किया, चला आया, या फिर क्लास में सामान्य बच्चों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको कुछ ऐसी अनडिजायरेबल बिहेवियर हो जाता है और जो उससे ग्रसित हो जाता है और वो सक्सेस जब अनसक्सेस हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी कितने प्रकार के, बट मैं बता दूं सो मेनी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, सम एपिलेप्सी वी आर हियर डिस्क्राइब। मैं यहाँ कुछ के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1, पार्शियल एंड जनरल। पार्शियल एपिलेप्सी, आल्सो 2 टाइप्स एपिलेप्सी, सिंपल एपिलेप्सी, कंप्लेक्स एपिलेप्सी। अब सिंपल एपिलेप्सी आप समझ रहे हैं, सिंपल साधारण। इसको सिंपल एपिलेप्सी जब होता है, अटैक होता है, तो उसमें ना मनुष्य को कोई हर्ज होता है और ना शारीरिक चोट होता है, उसमें कुछ होता है, हल्का झटका होता है। झटका मीन्स मोटर, जिसको हम बोलते हैं गामक। हो सकता है हाथ पैर कुछ देर की 2 मिनट काम नहीं करे, लगता है वो अरे, या पैर में क्या हो गया, फिर ठीक हो जाता है। सेंसरी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कहीं छुट्टी करते हैं तो पता नहीं चल रहा, छुट्टी कर रहे पता नहीं चल रहा, तो इस सेंस में भी दिस ऑल्सो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कभी कभी साइकेट्रिक प्रॉब्लम देखे हैं कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया फिर वो ठीक हो गया, उसमें भी एपिलेप्सी हो सकता है।
मोटा मोटी आप जान लें जो मैंने बताया सिंपल एपिलेप्सी, इसमें किसी प्रकार का हौस नहीं होता है, कोई हर्ज नहीं है, और अनकॉन्शियसनेस में भी लोग नहीं जाते हैं, एक अपना सेंसेशन में रहते हैं, बस एक झटका सा होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई बार एक झटका आया और फिर ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी। एक इसमें है कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी, वो इसी के एपिलेप्सी का कैटेगरी है, बट इसमें कंसेशन लॉस होता है, यानी व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस 2-3-4 मिनट के लिए चला जाता है और पुनः फिर ठीक हो जाता है। तो मैंने बताया पार्शियल एपिलेप्सी, सिंपल एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी। अब आ जाए जो जनरलाइज एपिलेप्सी बताया मैंने, पार्शियल एंड जनरलाइज एपिलेप्सी के अंदर में ग्रानुअल एपिलेप्सी आता है। ग्रानुअल एपिलेप्सी में उसमें भी कई प्रकार होते हैं, उसकी क्या कैसे समझेंगे कि ग्रानुअल एपिलेप्सी है, उसके लिए मैं बता दूं। उसमें पहला एक ऑरा फेज होता है। ऑरा फेज, जब कभी कोई काम हम करते हैं, चाहे साइकिल चला रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, तो कभी कभी देखते हैं कुछ मन में फ्रस्ट्रेशन या फिर कुछ लगता है कि कुछ हमको पहले से फीलिंग हो जाता है कि कुछ हो रहा है, सो हमको रुक जाना चाहिए। तो हम कुछ देर के लिए गाड़ी में वो स्टीयरिंग पे और उस तरह रुक जाते हैं, या नहीं हुआ तो फिर अगर कभी हम क्या करते हैं कि रोक करके 5 मिनट बैठ जाते हैं कहीं छांव में, आराम करते हैं, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, जो हम लोग कहते हैं तबियत ठीक नहीं लग रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रानुअल एपिलेप्सी एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑरा फेज, इसको बोलते हैं ऑरा फेज। नंबर 2 टॉनिक फेज। ग्रानुअल टॉनिक फेज मींस जब किसी व्यक्ति को यह एपिलेप्सी आएगा तो आप जान लें यह ऊपर की ओर जाता है, टॉनिक लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड टॉनिक, हाथ भी ऊपर सिर भी ऊपर और व्यक्ति गिर जाएगा, दिस इज कॉल्ड टॉनिक फेज। थर्ड इज क्लोनिक फेज इट मींस जस्ट अपोजिट, उल्टा। आप टॉनिक में ऊपर की ओर हाथ पैर और क्रोनिक में नीचे की ओर और सुपाइन पोजीशन में गिर जाता है, और टॉनिक में वो प्रोम पोजीशन में चला जाता है। थर्ड एंड फोर्थ कोमा फेज। आप जानते हैं कि हम कोमा में चले गए, लोग कहते हैं कोमा में चला गया। कोमा, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पहला जो ऑरा फेज होता है, उसके बाद टॉनिक फेज होता है, क्लोनिक फेज होता है, उसके बाद व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा मतलब वो 10 मिनट आधा घंटा के लिए वो अचेत अवस्था में चला जाता है, कोई सेंस उसको नहीं रहता है। अब एक आ गया इसके बाद पेटिटमल एपिलेप्सी इज जस्ट टॉनिक, जो मैंने कहा ऊपर की ओर से जाता है, इसमें भी होता है पेटिटमल एपिलेप्सी में भी, और पूर्णतः इसमें एब्सेंस हो जाता है, इसमें व्यक्ति पूर्णतः एब्सेंस हो जाता है। और जब एपिलेप्सी होता है तो इसमें व्यक्ति मल मूत्र भी त्याग कर सकता है, और हाथ पैर कंपन तो होते ही हैं, उसमें चोट भी लग सकते हैं। अब आता है कि मैंने बता दिया एपिलेप्सी क्या है, क्यों होता है और कितने प्रकार हैं। अब मैं यहाँ सबसे बड़ी सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी तो आ गया है, व्यक्ति अचंभा में पड़ जाता है कि अरे अब क्या करें। मैंने भी कई बार अपने मित्रों को इसको देखा है, रोड पर करके गिर गया है, और वो करके गिर गया है, फिर मैं जाता हूँ तो चेहरा समझ में नहीं आ रहा है कि वही है क्या। जब गौर से देखा कि वही व्यक्ति है, उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था, आज मुझे ज्ञान है कि वो भी एक एपिलेप्सी था जो रोड पर गिर गया था। कई बार मैं देखा हूं कि बच्चे गाड़ी से उतर रहे हैं और उतर गाड़ी में उतरते उसको आगे हाथ करे, तो ड्राइवर को पता नहीं हम क्या करें। देखिए मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर एपिलेप्सी आने के बाद एपिलेप्सी जस्ट आता है तुरंत क्या करना चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो पेशेंट में भी डाई, वो मर भी सकता है। सो दैट मस्ट बी नो मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। सबसे पहला ध्यान रखना है कि चोट उस जो एपिलेप्सी से ग्रसित व्यक्ति है जब आया है तो उसमें हम पहला प्रयास करेंगे उसे कहीं से किसी प्रकार का चोट न लगे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि हाथ पैर सभी अकलन जकलन और छटपटाते और बच्चे करने लगते हैं, उसमें हाथ पैर सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। तो हम पहला प्रयास करेंगे कि उसको कहीं चोट न लगे, हाथ कहीं चोट न लगे, और हम हाथ पैर पकड़ने का भी प्रयास न करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर पकड़ेंगे तो मे बी डायड हो सकता है, समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि वो तो बेग है ना, जस्ट एक नॉर्मल एडेप्टिक
ये है, और उसको अगर रोकेंगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है तैरने। सो दैट उसको रोकने का प्रयास ना करेंगे। हाँ, लेकिन हम ये भी प्रयास करेंगे कि हल्का पकड़ सकते हैं ताकि उसको कहीं चोट ना लगे, हाथ पर टूटे नहीं। तीसरा, ऐसे लोगों को कभी हम चीते नहीं सुलाएंगे। जब भी सुलाएंगे तो एक करवट, मे बी लेफ्ट और मे बी लेफ्ट और मे बी राइट, नॉट सुपाइन पोजिशन एंड प्रोन पोजिशन, क्योंकि उसके मुंह से झाग आते हैं, और वो जो झाग आता है, लार जो आता है, जो सलेवा आता है, अगर वो अंदर फेफड़ा में चला गया तो मे बी डाइट, मे बी कि जो ग्रसित व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, वो डेथ हो सकते हैं। सो दैट हम प्रयास करेंगे वो झाग अंदर न जाए। इसके बाद इसके दांत जो है ना, वो जीभ दत्ती भी आती है, तो दांत से कटने की संभावना रहता है। दांत से जीभ, हमें प्रयास करेंगे उसकी जीभ ना कटे, सो दैट उसको दांत में हम ऐसा चीज देंगे ताकि दांत दत्ती ना लगे और उसका जीभ भी ना कटे। हम ये ध्यान रखेंगे सबसे पहला कि बच्चे को कहीं से किसी तरह का चोट न लगे, और कभी प्रॉम्प्ट सुपाइन पोजीशन में नहीं सुलाएंगे, बल्कि इसको मे बी लेफ्ट मे बी राइट, ये ध्यान रखेंगे, एक वन साइड। अब प्रिकॉशन, भाई जो मृग से ग्रसित व्यक्ति है उस क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति साइकिल ना चलाएं, ऐसे व्यक्ति गाड़ी ना चलाएं, ऐसे व्यक्ति पेड़ पर नहीं चढ़ें, ऐसे व्यक्ति नदी में ना नहाएं, ऐसे व्यक्ति कोई भारी सामान का काम ना करें, ऐसे व्यक्ति रेटिंग के साथ काम ना करें, ऐसे व्यक्ति को आप जो है नुकीले सामान से काम करने के लिए ना दें। जैसे हजाम है, कई बार मैं देखा हूँ दाढ़ी बनाता हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो कर भी सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे ग्रसित लोगों को पेड़ पर चढ़ने न दें, गिरेगा तो कुछ भी हो सकता है, तुरंत इमीडिएट मर सकता है। आप नदी में नहाने तो डूब के मर सकता है। सो दैट ये प्रिकॉशन मस्ट भी है, और यही प्रिकॉशन रखना है कि मृग से ग्रसित लोगों फुल्ली 8 घंटा कम से कम उसको सोने दे, दिन रात मिला करके, डीपली पेंशनिंग। कभी वो पर्व त्योहार ना करे, मैंने फास्टिंग ना करे, वो भरपेट भोजन करे, पूरी नींद सोए, रात में कभी जगे नहीं। ये सब अगर गर्भवती महिलाएं हैं और मृग से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से वो गर्भ निरोधक की गोली न खाएं। और एक मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि निश्चित रूप से डॉक्टर के सलाह में रहें, और डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा मेडिसिन का उसका एकदम नियमानुकूल ग्रहण करें। मैं अपने विद्यार्थियों को जो हमारे यहाँ विशेष शिक्षा में ग्रहण करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि इनको कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट से हम डॉक्टर लोग समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो नंबर 1 टेस्ट ब्लड टेस्ट, जिससे ब्लड टेस्ट से हम जान सकते हैं उसमें हीमोग्लोबिन क्या है नहीं है। यूरिन टेस्ट, इसके लिए स्पेशलिस्ट टेस्ट होता है EEG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिससे हम जो तरंग उठती उस तरंग वेव को, उस डायवर्सिटी को हम जानते हैं कि वो कितनी गति, कितनी तरंग यहाँ ब्रेन में उठती है। और एक है ECG, EEG मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिससे हम हृदय की अपना गति को जानते हैं, कितना अच्छा है, खराब है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद CT स्कैन, सब कोई जानते हैं, कंप्यूटेड टेमोग्राफी, CT स्कैन, कंप्यूटेड टेमोग्राफी, इससे हम जानते हैं अपनी बोन, हमारे बोन में, मसल्स, ब्रेन का बोन में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। और इसका एक और टेस्ट होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे हम हमारे मसल्स में कितने पावर हैं और कितने अच्छे हैं, क्या किस कैटेगरी के हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब इसकी ट्रीटमेंट आप कोई अच्छी इपिलेप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, जहां मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए निश्चित रूप से संपर्क करें। साथ ही इसके लिए कुछ मेडिसिन है, सो मेनी मेडिसिन, 2-3 मेडिसिन मैं बताता हूँ, इंसेफाबॉल, पेसिटॉन, टारगेटोल, सो मेनी मेडिसिन। बट मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस मेडिसिन का हमारे विशेष शिक्षक नहीं उपयोग करेंगे, जो इपिलेप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वही इसका उपयोग करेंगे। इसलिए मैं सभी मेडिसिन का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं हमारे कहने पर कोई इसका उपयोग किए गलत हो सकता है, क्योंकि किस इपिलेप्सी को कौन सा मेडिसिन देना है एक डॉक्टर की पहचान मैं जानता हूं, पर मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं कहीं कोई गलती कर दे। सो दैट एक डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन दे। कुछ इसमें टॉपिक है विशेष नोट
सिर्फ आपको जो मैंने बताया था कि जो हमारा सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी है, इस एपिलेप्सी में कोई हर व्यक्ति को नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के एपिलेप्सी मैंने बताया, जब भी एपिलेप्सी आएगा, जब भी एपिलेप्सी अटैक करेगा, तो ये आप जान कर रखें, जितना बार एपिलेप्सी अटैक करेगा उतना बार उसका आईक्यू हरास होता है, उसकी बुद्धि छीन होती है, बुद्धि की कमी होती है। और एपिलेप्सी इज नॉट ए डिजीज, यह कोई डिजीज नहीं है, दिस इज ए कंडीशन, एक कंडीशन है और यह ठीक होता है। पर जब यह लॉन्ग पीरियड होता है तो ठीक होने में परेशानी होती है। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, जिसमें मैं चाहता हूं साइकोलॉजी में, और वह साइकोलॉजी मेरा टॉपिक रहेगा। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा साइकोलॉजी पर, जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, अपरेंट कंडीशनिंग एंड ट्रायल एंड एरर, ये 3 पर नेक्स्ट फिर मैं साइकोलॉजी में एक वीडियो बनाऊंगा, हम अपने विशेष स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग विद्यार्थियों के लिए। और आज का टॉपिक सही के काम में आएंगे। नमस्ते, प्रणाम।